अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर हुसैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट नंबर 11 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स, या आप इसको डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कह सकते हैं। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उनमें बेसिकली हम बात करेंगे फोटॉन की, और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। तो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर में हम तीन टॉपिक, या ब्रीफ मेनली हमारे दो टॉपिक्स हैं, लेकिन हम तीन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे हम, और कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, और पेयर प्रोडक्शन को, और हम ब्रीफली डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को भी डिस्कस कर रहे होंगे। क्योंकि पहला जो हमारा लेक्चर है ये फोटॉन पर मुश्तमिल है, तो आज चूंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी है तो इसके अंदर हम दो बातें समझते हैं। एक तो हम ये समझते हैं कि डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यानी कि मॉडर्न फिजिक्स कैसे वजूद में आई, और दूसरा हम ये समझेंगे कि फोटॉन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज हम ब्रीफली बात करेंगे फोटॉन के ऊपर। तो फोटॉन चूंकि बेसिकली एसोसिएटेड है विद द लाइट, यानी कि रेडिएशंस के साथ एसोसिएटेड है, तो अब फोटॉन की हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें फिर लाइट को स्टडी करना पड़ेगा। तो लाइट की स्टडी के लिए ना हम जरा जाते हैं पास्ट में हमें पता है 17th और 18th सेंचुरी में दो जो नजरियात हैं लाइट के हवाले से वो गर्दिश में थे। एक पहला नजरिया था न्यूटन का। न्यूटन क्या कहता था कि जो लाइट है इट हैज पार्टिकल नेचर, इसकी पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल पर मुश्तमिल होती है। और दूसरा बाद में एक और कॉन्सेप्ट आया, एक और थ्योरी हुई जिसको हम बोलते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन ने क्या बोला था? हाइगन ने ये कहा कि जो लाइट है ये पार्टिकल नेचर नहीं रखती बल्कि ये वेव नेचर रखती है, जिसमें उसने वेव फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट दिया। आपने फर्स्ट ईयर में ये बात पढ़ी होगी। और इसके बाद 1801 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रैक्टिकली प्रूव होगी कि जो लाइट है इट हैज वेव नेचर। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट से आप अगर एक बात को प्रूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो सही बात है। और इसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 1865 के अंदर जो जेसी मैक्सवेल था उसने एक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जो इक्वेशंस हैं इनको यूनिफाई किया, और यूनिफाई करके एक नई थ्योरी पेश की जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कह दें या इसको हम कह दें कि इसने एक फाउंडेशन दी हमें किसकी? क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग अब हम ये जानते हैं कि जो रेडिएशंस हैं जिनको हम अल्ट्रावायलेट, जिनको हम एक्स रेज, जिनको हम विजिबल लाइट बोलते होते हैं, ये सारी रेडिएशंस अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती है। यानी कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही होती हैं। तो ये आज हमारा ये नजरिया है जो कि मैक्सवेल ने दिया। अब ये बात चलती गई। अब उसके बाद में लेट 19th सेंचुरी में ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक आइडियल ब्लैक बॉडी होती है जिसमें जो हर तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है, यानी कि गुड एब्जॉर्बर और गुड रेडिएटर होती है। तो अब उससे ना जो रेडिएशन एमिट हो रही थी उनके एक्सपेरिमेंट को किया गया और उन रेडिएशंस को स्टडी किया गया, उनसे जो रेडिएशंस एमिट होती थी, और उसके डिफरेंट रिजल्ट्स आए एक्सपेरिमेंट के। अब उन रिजल्ट्स को फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, और एक्सप्लेन जब चूंकि वो रेडिएशंस हैं तो रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम वही थ्योरी यूज करेंगे जो रेडिएशंस के लिए बनी है। तो रेडिएशंस के लिए जो थ्योरी थी हमारे पास वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मैक्सवेल की। तो अब इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, इनको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को। तो लेकिन देखा ये गया कि ये रेडिएशन जो है, यानी कि ये जो थ्योरी है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स पर आकर ये थ्योरी फेल हो रही है। अब बड़ा मसला था, फिर साइंटिस्ट ने कोशिश करते रहे साइंटिस्ट, और कोशिश करते करते 1900 में मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट था, उसने इसको ना एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और उसने इसको यूं एक्सप्लेन किया। उसने एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया। उसने क्या आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया? उसने ये कहा कि जो रेडिएशन है ना, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं, ये रेडिएशन जो है ये वेव नेचर नहीं रखती, बल्कि ये एनर्जी के पैकेट्स हैं, ये टाइनी पैकेट्स पर मुश्तमिल है। पैकेट्स किसके? एनर्जी के पैकेट्स। बाद में और उसने कहा कि इनकी जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, टाइनी पार्टिकल, इनडिविजिबल पार्टिकल्स है। ठीक हो गया। और उस एक पार्टिकल को, एक पैकेट को उसने नाम दिया क्वांटम का। क्या नाम दिया? क्वांटम। अगर हम बहुत सारे पार्टिकल्स की बात करें यानी कि पैकेट्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? उसको हम क्वांटा कहेंगे, यानी कि उसने क्वांटा का नाम दिया उसको। अब जब उसने ये कंसीडर करके उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया ना, तो तमाम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के रिजल्ट्स एक्सप्लेन हो गए।
और ये बड़ी सक्सेसफुल बात थी कि यार एक कॉन्सेप्ट इसने दिया, हाइपोथेसिस था, कोई स्ट्रॉन्ग मतलब अभी तक कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन हाइपोथेसिस था, उस हाइपोथेसिस से ये सारी बात एक्सप्लेन होगी, जिसमें उसने ये बताया कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और हर फोटोन की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड होती है। और इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि लेंज ने गालबन किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो लेंज ने जो एक्सपेरिमेंट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब उसके रिजल्ट्स को भी एक्सप्लेन करना एक मसला था। अब उसके रिजल्ट्स की यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो फिर आइंस्टाइन ने की 1905 में। अब उसने उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए उसने जो आइडिया यूज किया वही वो मैक्स प्लैंक का आइडिया था कि हर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो बेसिकली किस पर मुश्तमिल होती हैं, वो फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं। तो यही आइडिया उसने यूज किया। अब इस आइडिया को यूज करके उसने क्या नाम दिया, उसने ये कहा कि सिर्फ वो वाली रेडिएशन नहीं जो ब्लैक बॉडी से निकलती हैं, बल्कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना वो इन एनर्जी पैकेट से मिलकर बनती है, और इस एक एनर्जी पैकेट को उसने नाम दिया फोटोन का। फिर उस अब आप बात समझ गए ना कि वो जो एनर्जी पैकेट जिसको हम क्वांटम कह रहे थे या ज्यादा है तो क्वांटा कह रहे थे, अब उस एक एनर्जी पैकेट को क्या नाम दिया, उसको फोटोन का नाम दिया, आइंस्टाइन ने नाम दिया। ठीक है, अब ये बात उसने कही कि ये फोटोन पर मुश्तमिल है, यानी कि उसने कहा कि तमाम रेडिएशन जो है ना, चाहे वो अल्ट्रावायलेट है, चाहे वो एक्स रेज है, चाहे वो विजिबल लाइट है, चाहे वो इंफ्रारेड है, तमाम रेडिएशन जो है वो फोटोन से मिलकर बनती है। यानी कि मैं यूं कहूं कि उसने ये कहा कि जो फोटोन है इट इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब इंटेग्रल पार्ट का क्या मतलब हुआ, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि दीवार है, दीवार किससे मिलकर बनी है, सर ईंटों से, तो ईंट इसका क्या है, इंटेग्रल पार्ट। तो उसने भी यही कहा कि फोटोन क्या है, इट इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑल रेडिएशंस। और ये बात उसने कंसीडर करके फिर उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया, जो कि अब अभी यहां डिटेल में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वो सारे रिजल्ट्स एक्सप्लेन हो गए, तो बाद में इसको नोबेल प्राइज भी मिला इस एक्सप्लेनेशन पर। और इसके बाद आई थिंक 1923 में एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको हम कॉम्पटन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। आर्थर हॉली कॉम्पटन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में उसने किसी लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन था, टारगेट इलेक्ट्रॉन, उससे जो एक्स रेज है उनकी स्कैटरिंग को स्टडी किया। अब स्कैटर जब कोई चीज हो रही है इसका मतलब वो पार्टिकल नेचर रखती है, तो पार्टिकल स्कैटर होते हैं। ठीक है, तो अब स्कैटरिंग जब उसने डिस्कस की ना, तो यहां से एक और हमें सबूत मिल गया, बल्कि और सॉलिड हमारा जो नजरिया था कि जो लाइट है इट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स एंड फोटॉन्स आर टाइनी पार्टिकल्स, इनविजिबल पार्टिकल, ये और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अब हम ये बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, इनकी डुअल नेचर है, यानी कि ये वेव भी बनाती हैं और ये पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती हैं। तो फिर यूजुअली पूछा जाता है कि कब वेव के तौर पर बिहेव करती हैं और कब पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती हैं। तो इसके बारे में इसका हम जवाब, बहुत सादा सा जवाब हम यूं देते होते हैं कि जब ये मूव कर रही होती है ना, व्हेन दे आर ट्रैवलिंग, तो ये बिहेव करती है एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जब ये स्ट्राइक करती है ना विद द टारगेट या किसी चीज के साथ, तो तब ये बिहेव करती हैं एज पार्टिकल। या हम इसको यूं कहते हैं कि जो लो एनर्जी फोटॉन्स है ना, यानी कि ऐसी रेडिएशंस या ऐसी जो स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास जो माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड है, ये लो एनर्जी फोटॉन्स होते हैं और इनका मोमेंटम वेरी स्मॉल होता है, जिसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लो एनर्जी फोटॉन होते हैं, मोमेंटम भी इनका कम होता है। ठीक है, तो ये यहां पर जो इनका डोमिनेंट नेचर होती है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर होती है, यानी कि वेव नेचर होती है इनकी डोमिनेंट। और जब हम हाई एनर्जी फोटॉन की तरफ जाएंगे, जैसे कि हम बात करते हैं एक्स रेज की या गैमा रेज की हम बात करते हैं, तो वहां पर फिर हम ये बात कहते हैं कि इनकी जो डोमिनेटिंग नेचर है वो कौन सी है, वो पार्टिकल नेचर है, क्योंकि इनकी हाई एनर्जी होती है, मोमेंटम फौरन डिटेक्ट हो जाता है पार्टिकल। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि इनकी नेचर, डोमिनेंट नेचर जो है वो कौन सी है, वो पार्टिकल नेचर है। अब यहां से ना फिर हमारे पास एक प्लैंक्स का आइडिया, मैक्स प्लैंक का आइडिया, और दूसरा किसका आइडिया, आइंस्टाइन का। इन दोनों को मिलाकर हमारे पास अब एक नई थ्योरी डेवलप होगी, या नई फिजिक्स में अगर कहूं डेवलप होगी, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम थ्योरी, आप समझते हैं ना, तो इसकी बुनियाद यहीं से बनी। अब हम क्वांटम फिजिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है फिजिक्स के अंदर।
और इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूं, इसके बाद फिर और डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट तो आपको पता है कभी नहीं रुकती, ये हमेशा चलती रहती है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, डी ब्रॉय, ठीक है, प्रिंस लुइस डी ब्रॉय। अब डी ब्रॉय ने ना एक और हाइपोथेसिस दे दिया। उसने कहा, उसने इसके ऑपोजिट सोचा। उसने कहा कि अगर ऐसा मुमकिन है कि रेडिएशन जो है ये पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती है, तो ऐन मुमकिन है कि पार्टिकल भी वेव नेचर रखते हो। यानी कि अगर वेव्स पार्टिकल नेचर रखती हैं, तो ऐसा भी मुमकिन है कि पार्टिकल भी वेव नेचर रखते हो। तो फिर ये हाइपोथेसिस उसने दे दिया। उसने काफी मतलब उसके एग्जांपल्स भी दी, ऑल्दो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था इसके मतलब जो इसको सपोर्ट कर सके। बाद में एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ, जीपी थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, और इनसे फिर ये बात प्रूव होगी कि ऐसा भी मुमकिन है कि पार्टिकल वेव नेचर रखते हो। तो फिर हमें ये बात पता चली कि अब हम ये बात जानते हैं कि वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी कि वेव की भी डुअल नेचर हो सकती है और पार्टिकल की भी डुअल नेचर हो सकती है। यानी कि वो वेव और पार्टिकल के तौर पर, दोनों के तौर पर बिहेव कर सकते हैं, जिसमें पार्टिकल एज अ वेव का जो एक हमारे पास बड़ी जबरदस्त इन्वेंशन भी है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसकी मैग्निफिकेशन या रिजॉल्विंग पावर दोनों 1000 टाइम्स ज्यादा है किससे, हमारी जो सिंपल जो माइक्रोस्कोप है, जिसको हम बोलते हैं क्या नाम है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इससे ज्यादा मतलब वो हाई मैग्नीफाइड और रिजॉल्विंग पावर वाली इमेज देती है, यानी कि इमेज आप रिजॉल्व करके देख सकते हैं उससे। तो इसके बाद आगे बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन हमने वहां नहीं जाना। हमने कहां जाना है, हमने फोटोन तक जाना है। तो अब हम बात करते हैं फोटोन की। तो आइए जरा फोटोन को स्टार्ट करते हैं। फोटोन के बारे में आप एक बात जानते हैं। अब हम ये बात समझ गए हैं कि ये क्या होता है। सर ये एनर्जी पैकेट होता है। क्या होता है ये? एनर्जी पैकेट। ठीक है, पैकेट के स्पेलिंग आते साथ ही गलत कर दी। तो ये एनर्जी पैकेट होता है, और हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। पार्टिकल नेचर है ना, पार्टिकल हम कह सकते हैं, या हम अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ये कह सकते हैं, इट इज द इंटेग्रल part, it is the integral part of all the electromagnetic radiations। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो किससे मिलकर बनी है? वो फोटॉन से मिलकर बनी है। अब फोटॉन्स की अगर मैं बात करूं इसकी एनर्जी की, तो हमने ये पढ़ा हुआ अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, ई जो है ना एनर्जी ऑफ अ स्पेसिफिक फोटोन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करते हैं तो ये E इक्वल टू आ जाता है HF। क्या आ जाता है? E इज इक्वल टू HF। अब यहां पर H क्या बला है? H बहुत जबरदस्त बला है, और इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट H। और इसकी वैल्यू, चूंकि ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू जो है वो होती है 6.625 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब यहां से ना बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता होता है। एमसीक्यू क्या आता है सर? एमसीक्यू मेरे बच्चे ये आता है कि द यूनिट या डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ, यानी कि इसकी जो डायमेंशंस है, इसकी डायमेंशंस या इसके जो यूनिट है, ये किसके सिमिलर है? तो मैं ये कह देता हूं सेम यूनिट एंड डायमेंशन। आप जल्दी से बता दें भाई, सेम यूनिट एंड डायमेंशन एज दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। याद आया कुछ? एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू R क्रॉस P, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं। तो ये एमसीक्यू आपने याद रखना है। अब ये ना, अगर मैं ये कहूं कि यूनिवर्स में सबसे स्मॉलेस्ट कांस्टेंट है, तो ये जबरदस्त बात होगी। ये सबसे स्मॉलेस्ट कांस्टेंट है, पावर देखिए -34 है। सबसे कम कायनात में जो सबसे छोटा अभी तक कांस्टेंट हम जानते हैं वो ये है H। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं और फॉर्मूलाज की। यहां से एक फॉर्मूला तो आपने देख लिया कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है सर? डायरेक्ट रिलेशन है। तो अब एनर्जी के और रिलेशन भी देखते हैं। जरा और रिलेशन देखिए। E इज इक्वल टू, हमें पता है HF है ना, तो हम एक बात जानते हैं, और वो बात क्या है कि V इज इक्वल टू होता है F लैम्डा। ठीक है,
v की जगह अगर मैं स्पीड, चूंकि हम रेडिएशंस को डिस्कस कर रहे हैं तो उनकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड, ठीक है। तो अब c इक्वल टू क्या आ जाएगा, f लैम्डा। यहां से अगर मैं f की वैल्यू निकालूं तो f किसके इक्वल आ जाएगा, सर f इधर ही रहेगा, लैम्डा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा c ओवर लैम्डा। अब यहां पर ना h की जगह सॉरी f की जगह मैं ये c ओवर लैम्डा पुट कर देता हूं, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई hc ओवर लैम्डा। ठीक हो गया जी। ये एक और इक्वेशन आ गई हमारे पास। यहां से आप देखिएगा, यहां से एनर्जी का एक और रिलेशन बन रहा है। एनर्जी जो है ये देखिए h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। c सर कैसे कांस्टेंट हुआ, भाई स्पीड ऑफ लाइट है, 50 तक हम पढ़ चुके हैं, खुदा का खौफ है यार। ये कितनी वैल्यू होती है सर, इसकी वैल्यू होती है 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। और अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो मैक्स जो प्लांक था उसने जो इसका मैक्सवेल जो था उसने जो इसकी वैल्यू फाइंड करने का जो फॉर्मूला दिया था वो था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू भी आपको पता है 4 पाई क्रॉस 10⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पहले चैप्टर में पढ़ी थी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 8.85 क्रॉस 10⁻⁻ क्या था, 12 था। तो वो वैल्यू यहां पुट करके हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आता है। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ एनी रेडिएशन, वो इट डजंट मैटर कि वो सिर्फ विजिबल लाइट हो। यहां से जो बात हमें समझ आ रही है वो ये है कि अब यहां पर जो एनर्जी है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। समझ आती है बात के नहीं सर, बिल्कुल समझ आती है। ये दोनों कांस्टेंट है तो एनर्जी का वेवलेंथ से इनवर्स रिलेशन आ गया। शाबाश, बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद में एनर्जी के और भी रिलेशन निकालते हैं। अगर मैं एनर्जी को यूं लिखूं E इक्वल टू mc², पढ़ी हुई ना इक्वेशन, आइंस्टाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो मैस एनर्जी इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, ये इक्वेशन क्या कहती है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। क्या मतलब हुआ कि अगर किसी बॉडी का मैस ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जब भी बॉडी मूव करती है तो उसका मैस बढ़ जाता है। ये इक्वेशन ये बताती है हमें। ठीक हो गया। तो अब इसमें मैं इस एनर्जी को यूं भी लिख सकता हूं, E इक्वल टू m, c को मैं 2 दफा लिख दूं, c² है ना सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखें mc, p इक्वल टू क्या होता है मोमेंटम, सर mv होता है, तो ये तो सर c है, तो mc नहीं लिख सकता v की जगह, सर लिख सकते हैं। तो p इक्वल टू आ गया mc। तो यहां पर इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूं, सर mc पुट कर दे, शाबाश। E इक्वल टू आ गया हमारे पास p इंटू c। ठीक हो गया जी। ले जी, एक और रिलेशन आ गया, बहुत जबरदस्त रिलेशन आ गया। अब ये देखें, ये c क्या है सर, कांस्टेंट है, तो एनर्जी का मोमेंटम के साथ भी क्या आ गया सर, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। एनर्जी का मोमेंटम के साथ भी क्या आ गया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। मोमेंटम के लिए स्मॉल p यूज करते हैं सर, कैपिटल P, बताओ जल्दी से, आप बता दो भाई सर, स्मॉल p। तो एनर्जी का मोमेंटम के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अब देखते हैं इसका वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है। तो वेवलेंथ के साथ तो खैर हमने देख लिया, मोमेंटम का रिलेशन देखते हैं। मैं काम करता हूं, मेरे पास एक है इक्वेशन ये वाली, इसको मैं 2 कह देता हूं सर, फिर तो 1 कौन सी है, ये वाली भी मेरे पास इक्वेशन है, इसको मैं 1 कह देता हूं। मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 में है E बराबर hc ओवर लैम्डा और 2 में है E बराबर pc। तो अब मैं दोनों को कंपेयर कर दूं, मैं यहां एक लाइन लिख देता हूं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को कंपेयर किया। आप कहेंगे सर आप रेगुलर क्लास पढ़ाना शुरू हो गए आज, तो बस यार एक्चुअली बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपके कॉन्सेप्ट जरूरी है। कॉन्सेप्ट जब भी अच्छा होगा ना तभी आप चीजों में लीड कर पाएंगे, दूसरों से एक्सीड कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट अगर वीक है ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये क्योंकि कंसेप्चुअल बात थी तो इसलिए मैंने आपसे आज डिटेल डिस्कशन भी की। तो E इक्वल टू पीसी आ गया, तो वहां से E इक्वल टू hc ओवर लैम्डा। तो अब देखें pc इक्वल टू hc ओवर लैम्डा, c गायब हो गया ना, तो p किसके इक्वल आ गया सर, p इक्वल टू आ गया h ओवर लैम्डा। ये p क्या चीज है भाई, ये p मोमेंटम है। कौन सा मोमेंटम सर, भाई उस रेडिएशन का या उस फोटोन का मोमेंटम है। p इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा। यहां से देखें मोमेंटम का वेवलेंथ से क्या है, h क्या है सर, कांस्टेंट, तो मोमेंटम का वेवलेंथ से क्या आ गया सर, मोमेंटम का वेवलेंथ से अब जो रिलेशन बन रहा है वो है इनवर्स रिलेशन। ठीक है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक हो गया। अब यहां से ना
मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर सकता हूं, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कौन है? वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जरा समझिएगा। अगर मैं स्पेक्ट्रम बनाऊं तो ये मेरे पास, मैं बॉटम से स्टार्ट कर रहा होता हूं, तो बॉटम में सबसे पहले कौन सी वेव्स आती हैं? सर सबसे पहले आती है रेडियो वेव्स, शाबाश। उसके बाद कौन सी आती है? सर उसके बाद माइक्रोवेव्स। फिर कौन आती है? सर इंफ्रारेड। फिर कौन आती है? सर विजिबल लाइट, विजिबल, ठीक हो गया। उसके बाद कौन आती है? सर अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज, ठीक हो गया। उसके बाद कौन आती है? सर एक्स रेज आती हैं, शाबाश, वेरी गुड। आखिर में बता दें सर, आप गैमा रेज रहेगी ना, ले ये आ गई हमारे पास गैमा रेज। अब ना ये जो स्पेक्ट्रम है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम, याद रखें एमसीक्यू के तौर पर, ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। कौन सा स्पेक्ट्रम होता है? कंटीन्यूअस, ठीक हो गया। अब जब आप बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे, किधर से? बॉटम से टॉप की तरफ। क्या बोला मैंने? सर बॉटम से टॉप की तरफ बोला आपने। तो बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो इसकी बहुत सारी चीजें जो है वो वेरी करेंगी, और इनमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं एनर्जी की, मोमेंटम की और फ्रीक्वेंसी की, ये सारी चीजें क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगी। सारी चीजें क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगी। और जो वेवलेंथ है मेरे पास, जिसको मैं लैम्डा कह रहा हूं, ये क्या करेगी? ये डिक्रीज करेगी। नीचे जाते हुए नहीं भाई, ऊपर जाते हुए, ऊपर जाना है बॉटम से टॉप की तरफ। तो यहां से ना, एक्चुअली मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने अभी ना रिलेशन डेवलप कर लिए हुए हैं, एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन, और एनर्जी का मोमेंटम से डायरेक्ट रिलेशन, और एनर्जी का वेवलेंथ से इनवर्स रिलेशन, और मोमेंटम का वेवलेंथ से इनवर्स रिलेशन। तो यहां मैं एक बात जनरली लिख सकता हूं, और वो बात ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? सर वेवलेंथ के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वेवलेंथ के। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये सारी बात बताई है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा और वेवलेंथ इसकी कम। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, जल्दी से मुझे बताएं, ये जिन पर मैं टिक कर रहा हूं, एक्सरेज, विजिबल और माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, इन चारों में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किन वेव्स की होगी? आप कहेंगे सर डेफिनेटली इसकी ज्यादा होगी ना, एक्स-रेज की फ्रीक्वेंसी। अच्छा मोमेंटम बता दें सर, वो भी इनका। अच्छा वेवलेंथ बता दें सर, वेवलेंथ तो इसकी सबसे ज्यादा होगी ना, क्योंकि वेवलेंथ यहां ज्यादा, ऊपर जाते जाते वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मल्टीपल एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। अब यहां से ना ये विजिबल जो रीजन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विजिबल रीजन को हम ऐसे वेस्ट तो नहीं कर सकते। विजिबल रीजन में हमारे पास 7 कलर होते हैं, आपको याद होगा, आप इसको विबगायर के नाम से जानते हैं। विबगायर, किस नाम से जानते हैं? विबगायर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो अब इसके साथ सर कैसे सलूक करना है? भैया इसके साथ भी वही सलूक करना है जो आपने ऊपर सलूक किया है। ऊपर आपने कैसा सलूक किया इनके साथ? सर अच्छा किया है, यानी कि बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं तो ये चीजें बढ़ती हैं और ये कम होती है। यहां भी बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो ये चीजें बढ़ेंगी और ये वेवलेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। वही सवाल दोबारा पूछ लेता हूं, बताएं ये कलर है आपके पास, ये 4 कलर मैंने बता दिए, इंडिगो, ग्रीन, येलो और रेड। बताएं सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? सर इंडिगो वाले की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? सर रेड वाले की। तो बात समझ रहे हैं ना? ऐसे एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, आपने तरतीब लाजमी याद रखनी। चूंकि हम फोटॉन्स की ही बातें कर रहे हैं तो फोटॉन की बातें खत्म तो नहीं होने वाली। मैं ना फोटॉन के बारे में एक और बात आपसे करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है कि व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन? रेस्ट मास ऑफ फोटोन। फोटोन का रेस्ट मास क्या है जी? रेस्ट मास क्या होगा सर? भाई जब रेस्ट में आएगा फोटोन तो उसका मास कितना होगा? क्या फोटोन रेस्ट में होते हैं? फोटोन डज नॉट एग्जिस्ट इन रेस्ट। फोटोन जब अगर फोटोन होगा तो वो मूविंग होगा, अगर वो रेस्ट में हो तो वो फोटोन ही नहीं है भाई। तो फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? सर जीरो होता है, ठीक है। इसका एक रिलेटिविस्टिक मास भी होता है, रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है?
देखें जब फोटोन मूव कर रहा है तो उस वक्त उसका जो मैस होगा, मतलब बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, उसको हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मैथ। अब ये कितना होगा, इसके लिए रिलेटिविस्टिक मैथ की इक्वेशन जो है, जो कि आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें देती है, वो मैं लिखता हूं। वो क्या है इक्वेशन? रिलेटिविस्टिक मैथ निकालने की इक्वेशन है m इक्वल टू एम नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ठीक हो गया, यहां ये अंडर रूट कंप्लीट कर देते हैं। अब चूंकि हमें पता है फोटोन जो है उसकी स्पीड कितनी होती है सर, v बराबर होती है c के, यानी कि फोटोन की स्पीड ऑफ लाइट वाली होती है ना, तो जब v बराबर c हो जाएगा, यहां भी आपने c पुट किया, c ओवर c क्या हो गया, यानी कि कैंसिल हो गया ना, c स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा सर 1, और ये क्या है 1 माइनस 1 0, समथिंग ओवर 0, समथिंग ओवर 0 क्या होता है सर, इन्फिनिटी होता है। तो अब इसका रिलेटिविस्टिक मैथ क्या आएगा, अगर एमसीक्यू आ जाए आप क्या बताएंगे सर, इन्फिनिटी बताएंगे। ठीक हो गया, याद रखना है, भूलना नहीं है। अब फोटोन के बारे में ना और बातें करते हैं। मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछ लेता हूं। एमसीक्यू ये है कि यहां देखें, ये जो हमारे पास वॉयलेट है ना, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर है। ठीक है, और अब इनमें ना 50-50 ऐड करते जाए सब में, तो आपके पास नेक्स्ट की वेवलेंथ आ जाएगी। कितना कितना ऐड करना है सर, 50-50 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 450 हो जाएगा, 450 नैनोमीटर। और ये कितना हो जाएगा सर, ये 500 नैनोमीटर। और ये कितना हो जाएगा सर, ये 550 नैनोमीटर। और ये कितना हो जाएगा सर, ये 600 नैनोमीटर। और ये कितना हो जाएगा सर, ये 650 नैनोमीटर। और आखिरी वाला जो कि रेड है, उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी सर, 700 नैनोमीटर्स। ठीक हो गया, तो ये यूजुअली इनकी वेवलेंथ होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, जल्दी से बताएं एमसीक्यू क्या है। चलें एमसीक्यू यहां मैं लिख देता हूं एमसीक्यू, और एमसीक्यू में शायद आपसे ये पूछ रहा है कि जल्दी से बता दें कि व्हाट इज द एनर्जी एंड मोमेंटम किसका, ऑफ वॉयलेट। वॉयलेट कलर का आप उसकी एनर्जी बताएं और उसका मोमेंटम बताएं। फोटोन है एक वॉयलेट कलर का, तो आप बताएं उसकी एनर्जी कितनी होगी और मोमेंटम कितना होगा। सॉल्व करें जी सर, कर लेते हैं। एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, अगर वेवलेंथ पता हो। सर वेवलेंथ क्या है भाई, ये रही वेवलेंथ। क्या सर इतनी पक्की इतनी वैल्यू होगी? नहीं भाई, पक्की नहीं होती। मैंने अभी शुरू में बताया कि इसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है, तो इसकी वैल्यूज डिस्क्रीट नहीं होती, वेरी करती रहती है। ठीक है, कुछ ना कुछ वेरी कर रही होगी, एग्जैक्ट 450 नहीं होगी, ये एग्जैक्ट 500 नहीं होगी, ये एग्जैक्ट 700 नहीं होगी, ऊपर नीचे वेरिएशन में होगी, डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, लेकिन इसके राउंड बाउट ही होगी। तो मैंने एक जनरल बात लिखी हुई है। तो अब मैं 400 ले रहा हूं, वेवलेंथ कितनी ले रहा हूं, 400 नैनोमीटर्स। तो E मुझे पता है बराबर होता है hc ओवर लैम्डा के। अगर h और c को मल्टीप्लाई करें तो याद रख लें, बहुत आसान बात बता रहा हूं, 2 क्रॉस 10⁻⁻25 प्रोडक्ट आता है। याद रख लें, कहीं भी hc आ जाए ना, h की वैल्यू 6.63 क्रॉस 10⁻34 और c की वैल्यू 3 क्रॉस 10⁻8। आप इसको अलग से पेपर पे सॉल्व करके देख लें, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.98 समथिंग आएगा, तो वो ऑलमोस्ट 2 हो जाएगा। और 10 पावर कितनी आ जाएगी सर, -25। आप सॉल्व करके देख लें, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया क्योंकि ये सॉल्व आप आसानी से कर लेंगे। वेवलेंथ नीचे पुट कर देते हैं। वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनो 10⁻⁹ मीटर्स। ठीक हो गया, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, मेरे पास ये 2 0 ना गायब हो गए, और यहां कितना रह जाएगा सर, यहां अब रह जाएगा 7। 9 से कितना 2 कम हो गए ना, यानी कि ये 2 0 कम किए तो यहां से 2 कम हो जाएंगे, सिर्फ -7 रह जाएगा। ठीक हो गया, अब -7 को ऊपर ले जाते हैं। ये 2 ओवर 4 है, ये देखें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया सर 1/2। तो 1/2 जो है ये आ गया हमारे पास, यानी कि 0.5। कितना आ गया 0.5 क्रॉस 10 पावर कितना आ जाएगा, 10 पावर ये -25 है, ये -7 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा ये सर हो जाएगा 25 -7 किया तो ये आ जाएगा सर 10 पावर -18, या इसको मैं यूं लिख सकता हूं 5 क्रॉस 10 पावर -19। आंसर किसमें आया है सर, आंसर जूल में आया है। जूल में क्यों आया, क्योंकि भाई सारे ऐसे यूनिट पुट किए हैं ना। तो फोटोन की एनर्जी किसमें यूजुअली होती है,
सर फोटोन एक स्मॉल पार्टिकल है ना, इनडिविजिबल टाइनी पार्टिकल है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाओ, फिर भाई ऐसे क्यों बैठे हुए हो सर, करने ही लगे थे, करें जी। बहुत आसान है, इसको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिवाइड कर दे, मैं यहां कर देता हूं, E इक्वल टू आ जाएगा 5 क्रॉस 10 पावर माइनस 19 ओवर कितना आ गया, ओवर आ जाएगा सर 1.6 क्रॉस 10 पावर कितना आ गया, 10 पावर माइनस 19। चलो जी, ये 10 पावर माइनस 19 तो इस 10 पावर माइनस 19 से गायब हो गया। अब ये आ गया 5/16, तो 5/16 में अगर मैं इसको यूं लिख दूं, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 16, तो आपको कोई एतराज तो नहीं है सर? है एतराज, हमें समझ नहीं आ रही। देखिए भैया 1.6 है ना, पॉइंट को खत्म करके नीचे 10 लगा सकते हैं सर? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो वो 10 डिनोमिनेटर में भी नीचे ना, तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ 10 आ गया, ठीक हो गया, बात समझ आ गई जी? सर बिल्कुल आ गई। चलिए जी, अब ये कितना हो गया सर, ये 50 हो गया, ओवर कितना है सर 16 है, ठीक हो गया। अब इनको डिवाइड करें, ठीक है, डिवाइड करना बहुत आसान है। 16 3 कितना होता है सर? 16 3 होता है 16 2 32, तो 16 3 48 हो गया, तो ये आ गया 16 3 48, और फिर 0.1 आ जाएगा ऑलमोस्ट, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कितनी आ गई? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सर मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है मोमेंटम। अब हमने क्या निकालना है? मोमेंटम। फॉर्मूला सर अभी आपने बताया, P इक्वल होता है H ओवर लैम्डा। वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो हमारे पास आंसर आएगा जो उसमें न्यूटन सेकंड में। तो वैल्यूज पुट करके देखते हैं। H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू सर होती है 6.63 क्रॉस 10 रेज़ टू माइनस 34 ओवर वेवलेंथ कितनी है सर? 400 क्रॉस 10 पावर माइनस 9। जरा इसको सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करना सर बहुत आसान है। कैसे भाई? ये देखिए सर -9 है ना, तो ये ऊपर जाएगा +9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 जीरो सर, इन 2 जीरो से यहाँ -7 कर दें, -7 कर दिया, ठीक हो गया। तो 6.6 ओवर 4 आ गया। तो मैं इसको भी डिवाइड कर लेता हूँ, 4 1 4 और यहाँ 4 1 4, कितना बच गया? 2 बच गया ना। 2 और 6 कितना होता है सर? 26 हो गया। तो 4 कितने करेंगे सर? 4 4 16, 4 5 20 और 4 6 कितना हो गया सर? 4 6 24, तो यहां आ जाएगा 6। 4 6 24, तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा। तो आगे भी कुछ आएगा, लेकिन हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे। 1.6 क्रॉस 10 पावर कितना आ गया सर? -7 ऊपर जाके इसमें से माइनस होगा, तो ये बच जाएगा कितना? -34 प्लस 7 करें कितना आता है जी? कितना आता है सर? 27। तो -27 न्यूटन सेकंड, ठीक हो गया। तो ये इसका क्या आ गया? ये इसका मोमेंटम आ गया। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि जल्दी से ना, अब आप 700 नैनोमीटर के लिए ना, यानी कि रेड कलर के लिए आप जल्दी से एनर्जी उसकी फाइंड करें और उसका मोमेंटम फाइंड करें। और बाकी सब की प्रैक्टिस आपने जितनी की ना, उतने ही आप खुशहाल रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशियां बांटेंगे। जितनी प्रैक्टिस कम होगी उतनी मुसीबत में है। और अब हम एक और काम करते हैं, हम इसको रेज करके ना एक आध एमसीक्यू करते हैं और फिर बात खत्म करते हैं। आइए अब हम 2 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और टॉपिक को क्लोज करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट एमसीक्यू मैंने आपके सामने लिखा है। इसमें शायद आपसे कह रहा है कि अगर कोई फोटोन है और उसकी जो वेवलेंथ है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन। तो उस फोटोन की एनर्जी बताएं कितनी होगी। ये ऑप्शंस आपके पास लिखे हैं। तो देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है, hc ओवर लैम्डा। hc हमने देखा, अभी मैंने आपको लेक्चर में बताया, ये कितना होता है सर? 2 क्रॉस 10 पावर कितना होता है? -25 ओवर वेवलेंथ कितनी है सर? 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है सर? 10 रेज़ टू -10, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये बहुत आसान हो गया। अब इन 3 जीरो से ना, इन 3 जीरो से यहां से 3 कम हो गए और कितने रह गए? -7। तो ये देखें, ये 6 है, ये 2 है, 2 1 2, 2 3 6, क्या आ गया? 1/3। और 10 पावर -7 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा सर? 10 पावर +7 और -25 + 7 कितना रह जाएगा सर? -18, ठीक हो गया जी। अब 1/3 को जब आप सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करना तो आता होगा, बहुत आसान है, ऐसे करना है।
लेस देन 3 है तो यहाँ 0 पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 लगा दिया। 3 कितना होता है सर, 3 3 9, ठीक हो गया। तो ये आगे चलता जाएगा तो 0.33 आता जाएगा और हम इसको लिख लेंगे 0.3, या मैं इसको चले 0.3 ही लिख लेते हैं, 0.33 क्रॉस 10 पावर कितना -18। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। E इक्वल टू आ गया हमारे पास 3.3 क्रॉस 10 पावर कितना आ जाएगा सर -19। पॉइंट को 1 डिजिट इधर शिफ्ट किया ना तो पावर एक माइनस में बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। ये किस में आया सर, जूल में। तो ऐसा कोई ऑप्शन है सर, जूल में एक ही ऑप्शन है और वो 2 जूल है, तो ये आंसर मतलब अभी आंसर आपके पास नहीं आया। अब इसको किस में लेके जाए सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे लेके जाते थे सर, इसको हम डिवाइड कर देते थे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 से। अब देखिए ये 10 पावर -19 इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट जो है इस पॉइंट से कैंसिल हो गया। ऊपर 33 है, नीचे कितना है 16, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको करते हैं 16 2 सर कितना होता है सर 32, तो 2 आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक हो गया। अप्रोक्सीमेशन 2.0 समथिंग आएगा, तो वो इतना मसला नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ये रहा ऑप्शन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद हम एक और एमसीक्यू देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। Which of the following has greater number of photons? यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके पास होंगे, ग्रीन लाइट के पास या येलो लाइट के पास। कब, इफ दे हैव सेम एनर्जी, अगर उनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। ये क्वेश्चन यूजुअली ब्लू और रेड के हवाले से आता है, तो ब्लू और रेड आपने बहुत पढ़ा हुआ है, मैंने ग्रीन और येलो कर दिया है ताकि आप इसको भी अंडरस्टैंड कर ले, ठीक हो गया। अब देखिए सर एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = NHF, ठीक हो गया। अब यहां से हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हो गए कि ये देखिए H भी कांस्टेंट है और E भी क्या है, कांस्टेंट है। H भी कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट, और N और F मल्टीप्लाई हो रहे हैं। N क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। देखिए एक फोटोन होता है तो उसकी एनर्जी होती है HF, ज्यादा फोटोन हो जाएंगे, N फोटोन हो जाएंगे तो उनकी एनर्जी हो जाएगी NHF, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल सी बात है। तो अब ये फॉर्मूला आ गया। अब यहां से आप देख सकते हैं N और H क्या हो रहे हैं सर, N और F क्या हो रहे हैं सर, मल्टीप्लाई। तो देखिए N और F में सर क्या रिलेशन आ जाएगा, अगर दो चीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर उनमें इनवर्स रिलेशन आ जाता है, ठीक हो गया। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे सर, ज्यादा होंगे। तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी कम किसकी है सर, येलो की फ्रीक्वेंसी कम है और ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। अभी हमने पढ़ा ना विद गाइड वाले केस में, तो येलो की फ्रीक्वेंसी उसमें कम है, उसमें नंबर ऑफ फोटॉन क्या होंगे फिर, ज्यादा होंगे। तो यह बेस्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, येलो लाइट, येलो लाइट। तो यहां से आप इसको वेवलेंथ के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे देखिएगा एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास एक और भी है, हमने ये पढ़ा हुआ है, E = NHc/λ, ठीक हो गया। जहां F की जगह C/λ पुट कर देते हैं तो Hc/λ फॉर्मूला, ये भी तो हमने देखा ना, E = Hc/λ या NHc/λ। अब कांस्टेंट यहां पर कौन कौन है सर, एक एनर्जी कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है और C भी कांस्टेंट है। तो N और लैम्डा का रिलेशन देखिए डिवाइड हो रहे हैं ना, तो N का लैम्डा के साथ क्या आ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। कब, जब एनर्जी क्या हो, सेम हो। तो अब आपने फिर वही आंसर निकाला कि येलो लाइट जो है ना, इसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा, तो इसमें नंबर ऑफ फोटॉन भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। एक और क्वेश्चन आ सकता होता है, तो मैंने कहा आपको कॉन्सेप्ट दे दूं इसका, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स फ्रॉम अ रेडिएशन सोर्स या लाइट सोर्स है। तो आप देखें अगर आप उसकी पावर गिवन हो तो आप उससे फिर नंबर ऑफ एमिटेड जो फोटॉन्स है वो कैसे निकाल सकते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास P = E/T, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब एनर्जी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा सर, NHF/T, ठीक है। तो अब यहां से आपने क्या निकालना है, N निकालना है। तो N = क्या आ जाएगा सर, N = आ जाएगा PT/HF, ठीक हो गया। ये T P से मल्टीप्लाई हो गया और HF इधर क्या हो गया, डिवाइड, तो N उधर ही रह गया। या फर्दर आप इसको यूं कर सकते हैं, F = क्या होता है सर, F = होता है C/λ, ठीक हो गया। तो F की जगह C/λ पुट किया तो ये फॉर्मूला यूं भी बन सकता है PT/λ/HC, ठीक हो गया। अब ऐसा क्यों है, C/λ आना था ना, तो लैम्डा डिनोमिनेटर में नीचे था तो वो ऊपर ले गए। तो इस फॉर्मूला से आप नंबर ऑफ एमिटेड
फोटॉन्स की बात कर सकते हैं, या यूं भी आता है कि नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स पर यूनिट टाइम वो बताएं। तो ये टी इधर ले आए आप, तो फिर इधर रह जाएगा पी लैम्डा ओवर एच सी, पर एक यूनिट सेकंड में कितने फोटॉन एमिट हो रहे हैं, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं अगर आपको पावर वेवलेंथ गिवन हो, यानी कि ये दो चीजें गिवन हो। बाकी एच और सी तो वैसे ही कांस्टेंट है, ये आपको पता होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा, आपने पसंद किया होगा। थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन की है, बहरहाल कोई बात नहीं यार, सीखने में क्या मसला है, सीखना चाहिए आपको। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि भरपूर प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे आप। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।